सर बॉडी को सबसे पहले इस आदमी ने देखा था। ये यहाँ कचरा बीनने के लिए आया था। तब उसकी नज़र अचानक से इस पायल चौधरी की कटी हुई लाश पे गिरी और घबरा के इसने कंट्रोल रूम फोन करके बता दिया। लाश तो पायल चौधरी की ही है। बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। दामिनी, सर बॉडी को एग्जामिन करो, चेक करो जरा सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं। सर सर बॉडी के दोनों हिस्सों पर रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसा कोई निशान नहीं। सर के पीछे जो घाव है उससे ये लग रहा है कि पत्थर या किसी भारी चीज से वार किया गया। पहले भी कई बार हमें डेड बॉडीज टुकड़ों में मिली, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। पुलिस को एक महिला की 2 भागों में लाश मिली थी, लेकिन अक्सर ऐसे केसेस में जो देखने को नहीं मिलता वो ये कि मरने वाले की पहचान सही सलामत हो। लेकिन तमाम सबूत मिटाने के बाद, जैसे कि विक्टिम का सामान, उसका मोबाइल फोन, मर्डर वेपन, कुछ भी क्राइम सीन पर नहीं मिला। लेकिन विक्टिम की पहचान छोड़ दी गई थी। ये कातिल की भूल थी या फिर कोई चाल। जिसका कत्ल हुआ वो एक मशहूर डांसर पायल चौधरी थी, जो कि दिल्ली, यूपी और बिहार में प्राइवेट पार्टीज में, इवेंट्स में और शादी ब्याह में परफॉर्म किया करती थी। आखिर पायल को इतनी बेरहमी और इतनी दरिंदगी से किसने और क्यों मारा? इस सच को जानने की कोशिश में ये केस ऐसा घूमा कि पुलिस के लिए इसे सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था। पर सबसे पहला और अहम सवाल ये था कि एक डांसर के अलावा पायल चौधरी कौन थी और उसकी कहानी क्या थी। माँ, ये लो मिठाई खाओ। मिठाई? अरे मिठाई किस खुशी में? अरे माँ, अब खाओ तो। बता तो सही। तुम भी खाओ। पर खाओ ना। अरे अब तो बता। वो क्या है ना, मैं ब्याह कर रही हूँ। किससे? राजन शर्मा नाम है उसका। आप नहीं मिली हो माँ उससे? कुछ महीनों पहले मैं डांस इवेंट में मिली थी उससे। छोरी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, भले घर का लड़का थारे जैसी नाचने गाने वाली के साथ ब्याह क्यों करेगा? और यो बता, तू ब्याह करके जो घर छोड़ के चली जाएगी, हाँ? तो यूं घर कौन संभालेगा? आप लोग ना जानते हो उसे। पायल का सारा काम मैं संभालती हूँ। मैं मिल चुकी हूँ उससे, अच्छा आदमी है। और नाचने वाली की गाली किसे दे रहे हो? थारी अय्याशी चलती रहे इसलिए पायल को गैर मर्दों के सामने नाचने पड़े हैं। थोड़ी शर्म करो, शर्म। क्यों काम चोरी छोड़ो और कोई काम करो। छोरी, होश की दवा कर, बड़ी थानेदार नहीं हो रही है। और यो बताओ, तुम दोनों जो ब्याह का फैसला कर लिया तुमने, छोरे के घर वाले से बात की, ब्याह की, राजी हैं वो लोग? वो क्या है ना, परिवार के नाम पे सिर्फ माँ है उसकी, लेकिन वो मना रहा है माँ को। पुराने ख्यालों की है तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। थोड़ी दिक्कत ना है यो घनी दिक्कत वाली बात है। कभी ना मानेगी उसकी माँ कुछ भी। क्या हुआ? माँ, राजन की माँ ने हमारी शादी से मना कर दिया। उन्होंने राजन को बोला कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, लेकिन हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई नहीं आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझे कभी भी बहू बनाएगी। माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूँ? तो राजन पे भरोसा करे? हाँ। तो फिर कर ले ब्याह। और रही माँ की बात, तो देर सवेर वो मान ही जाएगी। हमारी छोरी से ज्यादा दिन कोई नाराज रह ना सके। मेरी छोरी है इतनी अच्छी। और जो ना माने है ना, तुमन ने बुला लियो। मारूंगी उस बुड्ढी को 2 मुक्के और वो खुद ही लाइन पे आ जाएगी।
अरे आना। ले आया नचनिया को। खानदान की पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। आज अगर तेरे बापू होते ना तो पहले इससे गोली मारते, फिर तुझे भी मार देते। अंदर तो आंदे, दरवाजे पे ही शुरू हो गई। हाँ, यहाँ तक तो आई है, अंदर भी आई जाएगी वो। पर आता जाता हमारी खिल्ली उड़ाएगा। देख छोरा, बाजार की हर एक चीज ना घर नहीं लाई जाती। हे राम जी, इस बुढ़ापे में काका दिखना पड़ेगा पता नहीं है। क्या होया? मेरी वजह से आपको कितना कुछ सुनना पड़ा। माँ भी आपसे नाराज हो गई ना। तो क्या हुआ? शादी हुई हमारी, अब तो जिंदगी भर साथ में रहना है, एक दूसरे का सुख दुख बांटना है। और माँ की चिंता तू ना कर, उन्हें मैं संभाल लूंगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और अभी ये आंसू आंसू पहुंच और थोड़ा शर्मा वर्मा ले। नई नवेली दुल्हन है, थोड़ा फील तो आना चाहिए ना। हाँ, सुहाग रात है आज हमारी। तो थोड़ा तो मुस्कुरा दो। इधर से, इधर से, इधर से। ये लीजिए आपका वॉलेट। पायल, आज मंदिर में कीर्तन है, मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी, माँ भी जाएंगी। तुम भी चले जाना, माँ को अच्छा लगेगा। लेकिन राजन, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा तो शाम को इवेंट है, मैं इवेंट नहीं कैंसिल कर सकती। इवेंट में जाना माँ को खुश रखने से ज़्यादा जरूरी है क्या? ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें तो शुरू से पता है ना कि मैं डांसर हूँ। तुम खुद मेरे डांस के फैन थे। सोचो, अगर तुम्हारा डांस का प्रोग्राम होता और मैं कैंसिल करती तो तुम्हें कैसा लगता? पता था तुम डांसर, तब की बात और थी, तब हमारी शादी ना हुई थी। शादी और मेरे काम का क्या लेना देना है? मेरा काम है राजन। ठीक है, जो करना है कर। लेकिन मेरी बात तो सुनो। वाह पायल, वाह। चल निकल यहाँ से। तो ठीक है ना? हाँ दीदी। माँ जी, मैं ना आपके लिए मन से तोहफा लाई हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मनने नहीं चाहिए, जो लेता होगा ना उसे जाकर दे। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सच में। एक बार देखिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। तारी हराम की कमाई मनने नहीं चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ, आप बात कीजिए ना माँ जी से, प्लीज। सही कह रही है माँ। तू हमें कोई गिफ्ट देना ही चाहती है तो ये डांस वांस छोड़ के अपना घर संभाल। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं घर तो संभाल ही रही हूँ ना। और रही बात काम की, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि मैं शादी के बाद नहीं छोड़ सकती हूँ काम। काम के नाम का तो बाड़ा है। बात ये है कि थारे को ये घटिया आदमियों को अपने पीछे लाट टपकाता देखे में मजा आवे। उनकी गंदी असली बातें सुनना पसंद है थारे को। खुशी होती है थारे को कि इतने सारे लोग थारे पीछे पागल हो रखे हैं। समझ में नहीं आता कि मन में? अच्छा हुआ जो ये अपने से गई। अब तू देख, मैं तेरे लिए कैसे खानदानी और सुशील बहू लाती हूँ। पूरी बिरादरी देखती रह जाएगी। राजेश शर्मा से तलाक लेने के बाद पायल वापस अपने घर लौट गई थी, लेकिन सर पायल का बाप बसे सर पायल की शादी से खुश नहीं था। इनफैक्ट वो तो शादी में शरीक तक नहीं हुआ। इसीलिए पायल जब वापस उसके घर चली गई तो उसका बाप उसे दिन रात सुनाते रहता था, काफी परेशान किया था।
इसलिए पायल ने अपना एक अलग घर ले लिया। तो अपनी छोटी बहन अलका, जो उसकी मैनेजर भी है, उसके साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। सर कुछ दिनों बाद सुधा अनीश को लेकर पायल के साथ उनके घर शिफ्ट हो गई। सर सुधा पायल और अलका की सौतेली माँ है। सगी माँ का देहांत काफी साल पहले हो चुका था और लोगों का ये कहना है कि बेसेसर उस पर बहुत ही अत्याचार करता था, इसीलिए उसका देहांत हुआ। और उनका भाई अनीश? सर अनीश अलका और पायल का सौतेला भाई और सुधा और बेसेसर का बेटा। पर अनीश का अपनी बहनों से बहुत अच्छा रिश्ता है। मिश्रा, पायल की फैमिली को इन्फॉर्म किया? हम उन्हें लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर पायल चौधरी की पीएम रिपोर्ट। सर कल बॉडी के जो 2 हिस्से हमें मिले थे वो 2 अलग अलग लोगों के हैं। ऊपरी हिस्सा तो पायल चौधरी का ही है, लेकिन निचला हिस्सा किसी और का है। इसका मतलब बॉडी को देखकर जो अजीब हमें लग रहा था वो यही बात है। एक नहीं 2 मर्डर हुए। अब पता ये करना है कि दूसरी लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों मर्डर्स कल शाम 6 और 8 के बीच हुए। और सर पायल की मौत सर के पीछे किसी पत्थर के वार की वजह से हुई। सर के पीछे एक घाव मिला है जिसमें सूखा हुआ खून है और सर पत्थर के कुछ पार्टिकल्स भी मिले। मिश्रा, हमें जल्द से जल्द ये डबल मर्डर केस सॉल्व करना होगा। पता लगाना होगा ये दूसरी लड़की कौन है जिसका मर्डर हुआ। इन बॉडी के हिस्सों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। सर एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर, शिवपुरी में कुएं के पास एक कटा हुआ हाथ और पैर मिला। सर यहाँ सिर्फ ये हाथ और एक पैर मिला है, बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग आसपास चेक कर रहे हैं। हाथ पैर देख के तो यही लग रहा है ये किसी औरत के। इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। आसपास अच्छी तरह से सर्च करो, शायद फेंकने वाले का कुछ सुराग हो। सर जमीन, तुम इस पार्ट को चेक करो। हेलो, ठीक है, मुझे एड्रेस मैसेज कर दो। सर पायल चौधरी का एड्रेस मिल गया। सब हमारी अलका का कुछ पता चला? बताया कहाँ थी वो 2 दिन से? क्या अलका लापता है? हाँ साहब, 7 तारीख की दोपहर को गाड़ी लेके निकली थी, बता के भी ना गई कहाँ जा रही है। और उसके पीछे मैं मंदिर चली गई। 2 घंटे बाद आई तो अनीश ट्यूशन से आ गया था, पर अलका ना आई थी। तो हमने घड़ी देर तक उसकी राह देखी, उसको फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब सवेरे तक ना आई तो घबराहट के मारे जनकपुरी थाने में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। सब हम तो कल रात में गए थे ये पता करने कि वो उसका कुछ पता चला, पर उसकी कोई खबर ना थी। साहब अलका ठीक तो है ना? आप कौन? मारो भाई से, बच्चों का मामा। देखिए, हमें एक औरत की लाश मिली, एक्चुअली बहुत काकी। नहीं, ये ना हो सके। वो अलका नहीं माँ, दीदी ना हो सके। ये तो पायल है। पायल की लाश यहाँ सहारनपुर में मिली। साहब ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुजफ्फरनगर गई है। 7 तारीख को उसका प्रोग्राम था वहाँ। आज तो वो वापस आने वाली थी, हम उसकी राह देख रहे थे, पर वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई। देखिए, मैं जानता हूँ कि हालात काफी नाजुक हैं, लेकिन फिर भी बस इतना जानना चाहता हूँ कि पायल का क्या कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ था या कोई दुश्मनी थी? सब दुश्मनी क्या होगी ऐसी नेक्चुरी की, पर आजकल शाम के साथ घने झगड़े होते थे उसके। शाम कौन? श्याम तिवारी, पायल का पति। दोनों ने मंदिर में ब्याह किया था। श्याम ने पायल से पैसों के लिए ब्याह किया था। पायल को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लेकर कैश में एक दुकान खरीदी थी। पायल उससे इतना प्यार करती थी, पर बाद में पता चला कि श्याम पहले से ही शादीशुदा है। रुड़की में उसके बीवी बच्चे रहते हैं। बाद में उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर पता किया
तो पता चला कि उसने दुकान तो खरीदी थी पर अपने नाम पे। इस बात पे उन दोनों में घड़ा झगड़ा हुआ। अलका को भी ये बात पता है। उसने भी तिवारी को खूब खरी खोटी सुनाई थी। पायल को मालूम था कि अलका गायब है? नहीं साहब, हमने फोन किया था पर उसका फोन बंद आ रहा था और अलका की टेंशन में फिर हम उसे फोन करना ही भूल गए। आपके पति आपकी बच्चियों से बहुत नफरत करते हैं। क्या आपको लगता है कि वो ये काम? साहब, वो वैसे ही बड़ा गिरा हुआ इंसान है। कुछ कह नहीं सकती कि वो इतना भी गिर सकता है। अनीश, तुम कुछ कहना चाहोगे जिससे हमारी मदद हो सके? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पायल और अलका दी सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, भाई बाप सब थी। ठीक है, अभी हम चलते हैं। अलका के बारे में जैसी कोई खबर मिलेगी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दें। मिश्रा, ये जनकपुरी पुलिस स्टेशन से अलका के केस की फाइल मंगवाओ। अब ये केस हम ही देखेंगे। पता करो 7 मार्च को पायल सहारनपुर में क्या कर रही थी। वो मुजफ्फरनगर गई भी थी या नहीं? अलका की गाड़ी ढूंढवाओ। अलका और पायल दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ। और हाँ, श्याम तिवारी, इसको थाने बुलाओ पूछताछ के लिए। क्या मेरी पायल का मर्डर हो गया है? तो नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता सर। ओवर एक्टिंग कम कर। सर, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं पायल से बहुत प्यार करता था। अपनी पहली बीवी और बच्चों से भी ज्यादा। सर मैं मानता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन भगवान जानता है कि ये रिश्ता कब का टूट चुका था और अब तो मैं उसे कानूनी तरीके से भी खत्म करने वाला था। क्योंकि पायल के पास ज्यादा पैसा था। उसकी दुकान हड़प के भी तुझे चैन नहीं मिला। सर, ये झूठ है। मैंने उसके लिए अपने पैसों से दुकान खरीदी थी। सर, मैं कब से अपनी एक इवेंट कंपनी का ऑफिस खोलने के लिए पैसे जोड़ रहा था। अच्छा, तो तूने पायल की ब्लैक मनी से दुकान नहीं खरीदी? सर, मैं उसके पैसे से क्यों दुकान खरीदूंगा? ठीक है, तो अभी तो जा सकता है, लेकिन सहारनपुर छोड़कर कहीं मत जाइए। अपनी बीवी के पास रुड़की भी नहीं। जी सर। मिश्रा, पता करो ये श्याम तिवारी ने जो कहानी सुनाई है इसमें कितनी सच्चाई है। इसके कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन डिटेल्स सब निकलवाओ। सर, अलका का फोन स्विच ऑन हुआ था। इससे पहले कि लोकेशन पता कर पाते, फोन फिर से स्विच ऑफ है। दामिनी, अलका के फोन पे नजर रखो। सर, जैसे भी हो सकता है वो मुसीबत में हो, तो शायद हम उसे बचा पाएं। सर, मुझे नहीं लगता हम अलका को बचा पाएंगे। क्यों? सर, बॉडी के जो 2 हिस्से मिले थे, ये उनकी डीएनए रिपोर्ट। इसका मतलब तो निचले पार्ट का डीएनए 50% पायल की बॉडी से मैच करता है। तो यानी वो बॉडी अलका की है? सर, रिपोर्ट से तो यही लगा। मिश्रा, एक काम करो, कुएं के पास से जो हमें हाथ पैर के टुकड़े मिले उनका डीएनए से मैच करके देखो। सर। हेलो, कहाँ? ठीक है सर, रेलवे ट्रैक के पास एक औरत का सर कटा हुआ मिला। वो उसकी पिक्चर अभी भेज रहे। आ गई सर। ये तो अलका चौधरी है। मिश्रा, इस सर का डीएनए जंगल से मिले बॉडी के टुकड़ों से मैच करके देखो। जिसने भी ये काम किया बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, बड़ी बेरहमी से मारा है। आंटी जी, आंटी जी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि पायल दीदी और अलका दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया। कितनी बुरी मौत मारा उन दोनों को। आंटी जी, अपनी संभालना अपने आप, सही हो जाएगा। दीदी, कसम खाता हूँ तुम दोनों की कि ये जिसने भी तुम्हारे साथ किया है ना, छोड़ोगे नहीं उसे। अनीश, जो होना था वो हो गया। हट, अकेला छोड़ दे मुझे। जिनकी माँ बड़ी फिरे थी तू, वो दोनों निकल ली। अब क्या इरादा है? क्या करेगी? क्या करेगी आप? जी, क्या छोड़ बनना है? बड़ी बड़ी माँ बने घूमे थी दोनों की, भगवान ने सजा दे दी थारी दोनों छोरियों को। बाप ने अकेला छोड़ के आई थी मरने के लिए। और एक बात बोलूं,
और तू कमी नहीं थोड़ी है। सीढ़ी ना है सजा जी, कम से कम माहौल का तो ध्यान रखिए। क्या माहौल का ध्यान रखूं मैं? रे बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। यो संस्कार है बेटे के, यो सिखाया है, यो सभ्यता दी है। सारी सभ्यता अरे तू बाप ना है, बाप के नाम पे शराब है शराब। अरे थारे बचपन में पूरा परिवार बर्बाद हो गया। यो तू ध्यान रख, कीड़े पड़ेंगे कीड़े, सड़ के मरेगी। पानी देने वाला नसीब नहीं होगा। निकलो तुम लोग। सर, पायल के मर्डर केस में कुछ अपडेट्स मिली हैं। 7 मार्च को मुजफ्फरनगर शहर में माहौल खराब होने के कारण धारा 144 लगाई गई, इसलिए पायल का इवेंट कैंसिल हो गया और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने पायल को एक प्राइवेट कैब से अपने घर सहारनपुर भेज दिया। उस कैब ड्राइवर से बात हुई? जी सर, उससे बात हुई। उसने कहा कि वो पायल को घर तक ड्रॉप तो करने वाला था, मगर सहारनपुर एंटर करने से पहले ही उसकी कैब खराब हो गई। क्या हुआ भैया? मैडम शायद गाड़ी खराब हो गई। एक काम कीजिए, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, मैं बस या ऑटो से चले जाऊंगी। ये लीजिए। वो लोग ना पहचाने, इसलिए उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका, आंखों पे चश्मा लगा के वो वहाँ से चली गई। और हाँ सर, कैब ड्राइवर ने ये भी कहा कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ था क्योंकि चार्ज करना भूल गई। कैब ड्राइवर को ये कैसे मालूम कि पायल के फ़ोन की बैटरी डाउन थी? क्योंकि सर पायल ने ड्राइवर को पूछा था कि उसके पास फ़ोन का चार्जर है। उस जगह के आसपास कोई सीसीटीवी है क्या? तो जहाँ गाड़ी खराब हुई वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, और वहाँ से कुछ ही दूरी पे एक छोटे से गाँव का बस स्टॉप, वहाँ भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं, ना ही कोई दुकान है। उसने वहाँ से बस लिया नहीं, ये पता नहीं चल पाया। सर कल से ये फोटो बहुत वायरल हो रही है। किसकी फोटो है? सर फिलहाल तो पता नहीं, पर जल्दी पता चल जाएगा। सर पायल और अलका का फ़ोन डिटेल्स भी आ गई। मोबाइल लोकेशन के अकॉर्डिंगली 7 मार्च शाम को 6 बजे अलका का जो लोकेशन है वो सर घर से कुछ किलोमीटर दूर का दिखा रहा है, जहाँ पे दोनों की डेड बॉडीज मिली। सर अलका के फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट के पास दिखा रहा है, जबकि पायल का फ़ोन शाम को 4 बजे सहारनपुर के बॉर्डर के पास स्विच ऑफ हो गया। इसका मतलब कैब ड्राइवर सच कह रहा था, अलका का फ़ोन स्विच ऑन हुआ? नहीं सर। यानी कि अब तक हमें ये पता है कि पायल 7 मार्च को सहारनपुर बॉर्डर के पास तक पहुंची। उसके बाद वो आगे कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, ये हमें पता करना है। साथ में ये भी पता करना है कि जो फोटो में आदमी दिख रहा है ये कौन? हो सकता है पायल की माँ सुधा इस आदमी को जानती है। राइट सर। ये तो रतन सेठ है, मैं तो इसे घना भला आदमी समझती हूँ। पायल ने घना काम किया है इनके लिए, पर उसने कभी बताया ना कि ये इतना घिनौना काम भी कर सके। कहाँ मिलेगा ये रतन सेठ? मिलना तो अपने गुलमोहर सर्कल वाले ऑफिस में चाहिए, बैठते वहीं हैं। गर्लफ्रेंड से बात करें। गर्लफ्रेंड भी है तुम्हारी? जी। जूही, बचपन से ही घना प्यार करें एक दूसरे को। सेठ घनश्याम ठाकुर जी ने कहा है कि जैसे ही सही समय आएगा दोनों का ब्याह कर देंगे। ठीक है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अरे जबरदस्ती तो क्या, मैंने पायल को हाथ तक नहीं लगाया साहब। अच्छा, ये फोटो क्या शौक के लिए खिंचवाए थे? साहब ये फोटो की तो मैं क्या बात करूं, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मतलब? मैंने पायल के साथ में बहुत काम किया है, उसके साथ सोने के सपने देखता था, लेकिन सब होश में कभी मुझे उसके पास जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो किसी को अपने पास भटकने ही नहीं देती। एक दिन जैसे ही काम खत्म हुआ तो पेमेंट लेने मेरे कमरे में आई। आओ पायल आओ, बैठो। अरे भाई आज तो तूने कमाल ही कर दिया, लोग तुम्हारे दीवाने हो गए। मुझसे तेरा नंबर मांग रहे और मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार है लोग। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे एक्स्ट्रा पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे काम के पैसे दे दीजिए। बस अभी लेके आया, तब तक तू बैठ, मैं तेरे लिए जूस लेके आया। बैठ। ये लो जूस पियो, अकाउंटेंट तुम्हारे पैसे लेकर आते ही है। पायल, पायल, पायल,
मुझे होश आया तो मैं बिना कपड़ों के अपने बेड पे पड़ा था। पायल आसपास कहीं नजर नहीं आ रही, तो मैं डर गया कि कहीं वो किसी को बता तो नहीं देगी, पुलिस में तो नहीं चली जाएगी। साहब फिर मैंने अपना फोन देखा तो देखा कि उसमें ये फोटो भी थी और एक मैसेज भी था कि 2 लाख रुपया दे दो वरना ये फोटो पुलिस के पास चली जाएगी। किसने भेजा था वो मैसेज और फोटो? साहब अलका ने, उसी ने मेरे सर पे मारा था जिसके वजह से मैं बेहोश हो गया। अब तक 15 लाख रुपया ले चुकी है सर इस फोटो के ऊपर। अब और पैसे ना देने पड़े इसलिए अलका को मार दिया। पायल के साथ सोने का ख्वाब पूरा नहीं हुआ, पायल को मार दिया। यही सच्चाई है ना? नहीं सर, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं किसी को क्या मारूंगा, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। मिश्रा, इसे तब तक रखो जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए। इसके कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन डिटेल सब निकलवाओ। अच्छी तरह से तोड़ाई करो इसकी। नहीं सर, अरे सर। डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि कुएं में मिला पैर पायल का था, जबकि कुएं में मिला हाथ और रेलवे पटरी के पास मिला सर अलका के शरीर के हिस्से थे। पुलिस के पास इस केस से जुड़ी कई जानकारियां थी, लेकिन फिर भी ये केस अनसुलझा था। और तभी अलका का फोन स्विच ऑन हुआ और पुलिस उस तक पहुंचने में कामयाब हुई जिसके पास अलका का फोन था। ये एक 15-16 साल का लड़का था जिसे अलका का फोन उस खेत से कुछ ही दूरी पर मिला था जहां दोनों बहनों की लाश मिली थी। इसी ने पायल और रतन की फोटो को अपने दोस्तों को भेजा था और फिर उन दोस्तों ने इस फोटो को आगे भेजकर वायरल किया। अलका के फोन की स्कैनिंग के बाद यह साफ हो गया कि रतन सच बोल रहा है। फोटो और मैसेज अलका ने ही भेजे थे और वो रतन को ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन तब भी इससे यह साबित नहीं होता कि रतन ने अलका और पायल का कत्ल नहीं किया था, बल्कि शक अब और गहरा हो चुका। लेकिन यह साफ था कि दोनों बहनों का कत्ल एक ही समय एक ही जगह पर किया गया था, लेकिन उनके शरीर के हिस्से पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग जगह फेंक दिए गए थे। 2 जवान लड़कियों का कत्ल करके उनके शरीर के टुकड़े करना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि ये किया किसने था? श्याम, रतन या फिर कोई और था इन दिल दहला देने वाली दर्दनाक हत्याओं के पीछे? सर, अलका की कार सहारनपुर के बाहर हरियाणा बॉर्डर के पास मिली, जहां उसे स्क्रैप करने के लिए छुपाया गया था। मतलब जिसका भी एक काम है, काफी शातिर है, नहीं चाहता था कि गाड़ी हमें मिले। गाड़ी फॉरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। रतन सेठ के स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया? जी सर। जैसे उसने बयान दिया था 6 से 8 मार्च के बीच वो दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ था। उस दौरान उसकी मोबाइल की लोकेशन भी दिल्ली की है और कॉन्फ्रेंस में आए कुछ लोगों को मैंने ट्रैक किया, उनसे बात की। उन्होंने कंफर्म किया कि उस दौरान रतन कॉन्फ्रेंस में ही था। हो सकता है उसने ये काम सुपारी देकर करवाया हो। सर पॉसिबल तो है, लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। सर शाम की बैंक डिटेल्स आ गई। सर उससे तो ये पता चला है कि दुकान खरीदने से पहले उसने बैंक से काफ़ी भारी रकम उधार ली थी। सर इससे तो ये लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। सर इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मिश्रा, पायल के बाप बसी सर, इसके बारे में पता किया मर्डर के वक्त वो कहाँ था? जी सर, 7 मार्च को शाम से ही वो एक देसी ठेके में बैठे उधार की दारू पी रहा था। वहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की, वो वही था। और हाँ सर, पायल के पहले पति राजन के बारे में पता किया। राजन का और उसकी माँ का पायल और अलका से मार्केट में झगड़ा हुआ था, जिस दौरान अलका ने राजन की माँ का सर फोड़ दिया और राजन ने उन्हें धमकी दी थी कि वो उन्हें देख लेगा। और राजन की मोबाइल की लोकेशन उस शाम उसी एरिया की है जहाँ हमें दोनों बॉडीज मिली थी। हो सकता है इस कांड को अंजाम राजन ने ही दिया हो। सर जी, मैंने किसी को नहीं मारा, उल्टा पायल और अलका झगड़े को इस लेवल तक ले गई थी, वरना मैं तो उनके मुंह तक ना लगता। क्या हुआ? कितना टाइम लगेगा दीदी? अरे 2 मिनट रुको, पता नहीं क्या हो गया। पाउडर लिपस्टिक को घर चली नचनिया, पता नहीं आज किसका घर बर्बाद। क्या बोली तू? हाँ, हमारी बहन का घर तोड़ दिया? कुछ तो शर्म कर बुढ़िया, भगवान को क्या मुंह दिखाएगी? देखो भगवान की बातें कौन कर रहा है। पूजा पाठ का नौटंकी करती है और कमीन पंती नहीं छोड़ती है। तुझे तो अलका, ये बकवास कर रही है? औकात में रहे वरना क्या? टूट जाए हमारी घर और गृहस्थी, अब मुझे कोई डर नहीं है। और क्यों सुनो मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बकवास? हमारी घर गृहस्थी हमारी माँ की वजह से ना टूटी है। थारे को ये घर गृहस्थी से ज्यादा अपना नाच गाना पसंद था। अच्छा, तो ये बात नहीं थी तेरे लिए? तुझे पता नहीं था कि ये क्या काम करती है? तब मारे छोरे ने ये सोचा था कि ये कीचड़ मारे घर में आकर पवित्र हो जाएगी। इसे एक आदमी से थोड़ी ना पेट भरता है। अच्छा नहीं किया तूने, छोड़ूंगा नहीं तेरे को, जान से मार दूंगा दोनों को। जा।
उसके बाद मैं सीधा अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास गया। 3 टांके आए थे माँ को। और तभी तूने तय कर लिया पायल और अलका को मारने का? देखिए सर जी, मैं मानता हूँ कि मैं उस एरिया में था, पर मैं वहाँ अपने फैमिली डॉक्टर से अपनी माँ की दवाइयाँ लेने गया था। आप चाहो तो पता कर लो। वो तो हम पता कर ही लेंगे। अभी तो तू जा सकता है, लेकिन सहारनपुर छोड़कर कहीं मत जाइए। सर, फोरेंसिक टीम ने बताया कि गाड़ी में कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले और जो भी खून के ट्रेसेस मिले वो दोनों बहन अलका और पायल के ही। यानी कि पायल और अलका का मर्डर हो सकता है कि गाड़ी में ही हुआ हो सकता है फिंगरप्रिंट्स जानबूझ के मिटाए गए। किसका काम हो सकता है? सर, ये शाम के फोन रिकॉर्ड। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर के 2 दिन पहले इस शाम ने एक सुपारी के साथ गफूर को कांटेक्ट किया। पर सर, ये लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक जिस दिन दोनों बहनों का मर्डर हुआ, शाम का फोन रुड़की से सहारनपुर के बाहर आके रुका और फिर वहाँ से पायल के घर की तरफ मूव हुआ और फिर पायल के घर से वापस रुड़की की तरफ गया, मगर अलग रास्ते से। मिश्रा, ये पायल की गाड़ी भी तो सहारनपुर बॉर्डर के आसपास ही खराब हुई थी। जी सर। सर 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 मत मारो सर 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 बता रहा सर 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 प्लान तो ये था कि जब 9 मार्च को पायल मुजफ्फरनगर से सहारनपुर आएगी ना, तभी उसका काम तमाम कर दूंगा और उसी दिन अलका को भी मार दूंगा। लेकिन सर अचानक से पता चला कि पायल का इवेंट ही कैंसिल हो गया। मैंने बहुत देर तक हाईवे पे उसका इंतजार किया, फिर देखा कि अचानक से उसकी गाड़ी खराब हो गई और वो पैदल जाने लगी। वहां बस स्टॉप पर और लोग भी थे, इसलिए मैंने गफूर को वेट करने को कहा। फिर अचानक पायल का दुपट्टा सरक गया और लोगों ने उसे पहचान लिया और लोग भी वहां पर आ गए। सबने उसे घेर लिया। क्या करें अब? फिर एक लड़का मोटरसाइकिल पर आया और पायल उसके साथ चली गई। वो लड़का कौन था जिसके साथ वो बाइक पे गई थी? सर, वो हेलमेट पहन रखा था, उसकी शक्ल नहीं देख पाया मैं। बाइक का नंबर, बाइक का मॉडल, कलर कुछ तो नोटिस किया होगा? सर, मैं तो उसको मारने के चक्कर में गया था, इतना ध्यान ही नहीं गया मेरा। कहानी सुना रहा है तू हमें? सर, मैं सच कह रहा हूं, मैं उसके पीछे तक भी गया था, काफी देर तक उसका पीछा किया। गफूर, छोड़ इसको, बाद में देखते हैं। निकल नहीं क्या? तूने उनका पीछा किया, सुनसान जगह देखकर दोनों को गाड़ी से उतारा, उनको मारा और फिर लाश को ठिकाने लगा दिया। नहीं नहीं सर, ये झूठ है। ये झूठ है? चल अब ये बता, दुकान किसके पैसे की खरीदी थी? बोल। हाँ सर, ये सच है कि वो दुकान पायल के पैसे से थी। सर, मैं क्या करता, फ्री की दुकान थी, 15,000 किराया आ रहा था, तो मैंने सोचा कि पायल का ही काम तमाम कर देता हूँ। लेकिन सर, हम ऐसा कर नहीं पाए। मिश्रा, पता करो ये शाम की बात में कितनी सच्चाई है। और हाँ, जब तक हम कातिल तक नहीं पहुंच जाते, इसे यहीं बिठा के रखो और इसके साथ ही गफूर को उठा ला। सर, अगर ये शाम निर्दोष है तो फिर ये डबल मर्डर्स किसने किया? मिश्रा, सवाल ये उठता है कि टारगेट पे पायल थी या अलका, या फिर दोनों बहनें, क्योंकि अलका का दिमाग गर्म था, उसके कई दुश्मन हो सकते हैं। और अगर ये शाम सच कह रहा है कि पायल घर पहुंची और अलका से मिली, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि घर वालों को पता ही ना चला? कहीं ऐसा तो नहीं पायल अलका से घर के बाहर मिली, बाहर से ही दोनों कहीं चले गए और फिर मार दिए गए, या फिर इस कांड में घर का ही कोई आदमी शामिल? तो श्याम तिवारी सही कह रहा था, अलका के एक नहीं कई दुश्मन। पायल जहां भी परफॉर्म करती थी लोग उसे छेड़ते थे और अलका उनका मुंह तोड़ जवाब देती। वो ये नहीं देखती थी कि वो कौन है, कोई नेता है, नेता का भाई है या पैसे वाला आदमी, वो किसी से भी नहीं डरती थी। यानी कि एक कामचोर बाप ने अपनी अय्याशी के लिए अपनी दोनों बच्चियों का जीवन ही बर्बाद कर दिया। पता करो ये पायल के चाहने वालों की लिस्ट में क्या कोई ऐसा है जो इतने सालों तक अपनी खुंदक पाल के बैठा हो? सर। दामिनी सर, राजन की स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई किया? यस सर। सर, वो सच बोल। सर, उस दिन वो डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए गया था। क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक वो क्लिनिक में ही था और उसके बाद उसके मोबाइल लोकेशन घर की तरफ मूव कर। सर, एक सेकंड। हेलो, कहाँ पर? ठीक है सर।
खंडर के पास एक औरत का कटा हुआ हाथ और पैर में जो काफी बुरी हालत है। पायल की बॉडी का ऊपरी हिस्सा और अलका की बॉडी का निचला हिस्सा हमें यहाँ मिला। इसका मतलब दोनों बहनों को यहाँ गाड़ी से उतारा गया और मारा गया। जाहिर सी बात है, ये स्पॉट उनके घर के रास्ते में ही पड़ता है। अब या तो कातिल उनका पहले से पीछा कर रहा था, जिसने यहाँ पहुंचकर गाड़ी को रुकवाया, दोनों बहनों को उतारा और कत्ल किया, या फिर वो कातिल बीच रास्ते में उन्हें मिला, जिसे उन दोनों बहनों ने अपनी गाड़ी में बिठाया। अब अगर गाड़ी में बिठाया है तो या तो कातिल उनका जानने वाला होगा, दोस्त होगा, या फिर परिवार का कोई सदस्य होगा, जिसने यहां पहुंचकर उन दोनों को गाड़ी से उतारा और कत्ल किया। सर, अनीश अभी घर से बाहर निकला है, मैं पीछा कर रहा हूं सर। हाँ पांडे, वो जवाहर नगर के दूसरी नंबर गली के आखिरी मकान में घुसा है सर, उस तरफ। अनीश, हमें पता है तुम अंदर हो, चुपचाप बाहर आ जाओ। अंदर चेक करो। सर, अंदर कोई नहीं है। जवाहर नगर में गया था, पर हुआ क्या? क्यों गए? पढ़ाई करने गया था मैडम, वो मेरा वहाँ दोस्त रहता है ना, तो आता जाता। तो एक बात बता, जब तू वहाँ से निकला हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? मतलब तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू वहाँ गया था? नहीं माँ, मैं तो आपको बताने ही वाला था, पर आप सोई हुई थी तो इसलिए मैं। दोस्त का नाम क्या है? रवि चौरसिया। अचानक पूरा केस घूम गया। इन्वेस्टिगेशन के प्राइम सस्पेक्ट अनीश और उसका दोस्त रवि चौरसिया बन चुके थे। अनीश के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन से यह साफ हो गया कि अनीश अक्सर अपने दोस्त रवि चौरसिया के घर जाता था और दोनों रोज बात करते थे। लेकिन रवि की मोबाइल लोकेशन ने उसे बड़ा सस्पेक्ट बना दिया था। रवि के इर्द गिर्द सब कुछ संदिग्ध, जैसे कि उस शाम जब अनीश रवि के घर पहुंचा था, तब रवि की मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो घर पर ही था। उसके बाद से रवि का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था और वो गायब था। इतना ही नहीं, उसका मोबाइल फोन उस बस स्टैंड पर भी मौजूद था जहां से पायल ने लिफ्ट ली थी। और बस स्टैंड पर लोगों के पहचाने जाने के बाद यह तय हो गया कि रवि ही वो लड़का था जिसने 7 मार्च की शाम को पायल को अपनी मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दी थी और उसे घर छोड़ा था। वो रवि ही था जिसने 7 मार्च की शाम को अलका और पायल को जिंदा देखा था। इन सभी जानकारियों के बाद पुलिस को लगने लगा था कि पायल और अलका के कत्ल में अनीश और रवि का हाथ हो सकता है। इस केस को हल करने के लिए रवि अब एक अहम कड़ी था। पुलिस रवि के फोन पर नजरें गड़ाए हुए थी और जैसे ही फोन ऑन हुआ, पुलिस ने बिना देरी किए रवि को उठा लिया। मैं और रवि, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जूही से हमारा कोई वास्ता नहीं सर। सर, मैं अनीश को पहली बार पायल दीदी और राजन की शादी में मिला था सर, और अनीश को देखते ही मुझे इससे प्यार हो गया था सर। मुझे लड़के पसंद है, ये मुझे तब पता चला जब मैं रवि से मिला। पर मुझे ये भी पता था सर कि कुछ भी हो जाए मेरी माँ जूही से शादी करा के रहेगी। रवि से झगड़ा होता था, माँ को लगता था कि मुझे जूही से झगड़ा हुआ, और माँ उसे मनाने को बोलती थी। और सर, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं माँ को अपने रिश्ते के बारे में कैसे बताऊँ। 7 मार्च को क्या हुआ था? पायल तुम्हें कहाँ मिली? सर, मैं अपने एक रिश्तेदार को बस स्टॉप पर छोड़ने गया था, तो मैंने रास्ते में देखा कि कुछ लोगों ने पायल दीदी को घेरा हुआ है। तो मैंने दीदी को बोला कि आओ मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, और मैंने अपनी बाइक पे उन्हें घर छोड़ दिया था सर। मेरे पास ना पायल दीदी का बैग रह गया था बाइक, मैंने सोचा मैं वापस कर देता। जैसे ही मैं उनके घर के पास पहुँचा तो मैंने देखा वो कार में कहीं बैठकर जा रही थी, और फिर मैंने उनका पीछा किया। ये देखकर मैं बहुत डर गया था सर।
क्यों मारा उन दोनों को? मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़का को जिंदा ना छोड़ूं। फिर पायल 2 दिन के लिए बाहर गई थी, यही मौका था। हमने सोचा कि बहाने से उसे मंदिर ले जाते हैं और वहीं मार देते हैं, पर फिर पायल वापस आ गई। अरे पायल, शुक्र है भगवान का तू आ गई। नहीं तो जान ही सूख गई थी जब ऑर्गेनाइजर ने बताया था कि तू काफी देर पहले निकल गई। अरे पायल, तू तो 9 तारीख को आने वाली थी, फिर? अरे माँ, मैं बताना भूल गई, वो इसका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। चल अब आई गई है तो हमारे साथ मंदिर चल, घर में अकेले क्या करेगी? अच्छा ठीक है, मैं बैग रख के आती हूँ। हाँ? तो मैंने और भाई ने तय किया कि हम उन दोनों को मार देते। पता नहीं फिर ऐसा मौका मिले ना मिले। जब गाड़ी सुनसान जगह पर पहुंची तो मैंने बहाना बनाया, मैं बस 2 मिनट। हाँ माँ। अरे मामा जी आप। इसका तो काम हो गया, अब उस रवि को ठिकाने लगाना पड़ेगा। जी पहले इनकी बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। मैंने अलका की बात सुन ली थी, वो अनीश और रवि को भगाने की तैयारी कर रही थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से रह सके। चुई और अनीश के ब्याह के कितने सारे सपने देखे थे मैंने। वो अलका और छोरी की बुद्धि भ्रष्ट करने पर तुली हुई थी। यो क्या कर रहा है? हाँ? इतनी सुथरी गर्लफ्रेंड है थारी, फिर यो? माँ हमारी गर्लफ्रेंड ना है। हाँ आंटी, आप तू तो रहने दे सुनने सुनाने की बातें। निकल निकल। माँ, इतना हल्ला क्यों मचा रही है? गलत क्या है इसमें? अनीश अगर इसमें खुश है तो इसे खुश रहने दे। तू इसकी तरफदारी कर रही है? अच्छा, अब समझी। थारे को ये सब पहले से मालूम था। यो थारा दोस्त। अरे तूने इतना भी ना सोचा कि अपने दोस्त के खातिर अपने भाई की जिंदगी खराब कर रही है? माँ, इतना नाटक करने की ना जरूरत ना है, सब समझ रही हूँ मैं। अनीश की बात माननी पड़ी और जूही और अनीश की अगर शादी नहीं हुई तो थारा लखपति बनने का सपना टूट जाएगा। मारे जीते जी ये ना हो सके है कि हमारा चोरा किसी चोरे से ब्याह करे। माँ, हम उनकी लाशों को घसीटकर जंगल में ले गए। भाई ने उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पायल का फोन कहाँ है? वो मैंने लाश के टुकड़ों के साथ जंगल में फेंक दिया। अलका वही फोन ढूंढा पर नहीं मिला। फिर बहुत अंधेरा हो रहा था तो ढूंढना छोड़ दिया और निकल गया वहां से। मारना तो हम सिर्फ अलका को चाहते थे। पायल तो सीधी थी, उसे तो हम बाद में भी देख लेते। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी मौत जहां लिखी होती वो वहां अपने आप पहुंच जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई किसी के साथ अच्छा करता है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है, लेकिन इस केस में उल्टा हुआ। जिस अलका और पायल ने अपनी सौतेली माँ और सौतेले बेटे अनीश को ऐशो आराम और इज्जत की जिंदगी मुहैया करवाई, उसी सौतेली माँ ने अपने बेटे की भलाई सोचकर बेटियों की जान ले ली। ये केस एक सबक है कि अपराध और आपराधिक मानसिकता किसी के अंदर भी विकसित हो सकती है और अपराध घर या बाहर कहीं भी पनप सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। मैं भी वही हूँ जिनके इंसाफ के लिए कभी कैंडल मार्च हुए थे। उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम सब ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी, पर मेरे लिए ना धरना है ना आशा की कोई आँच जली। क्या मुझे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? तो तुम्हारा रेप हुआ, किसने किया? सर वो कुछ याद नहीं आ रहा कौन था, पर उसने मेरे साथ। मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारा रेप हुआ और तुम्हें नहीं मालूम किसने की?
नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। यह घटना एक लड़की की जिंदगी की बहुत ही भयानक और विचित्र रात से जुड़ी थी। उस रात का एक एक पल यातनाओं से भरा था, लेकिन उस लड़की को अपने अपराधी का परिचय नहीं मालूम था। आखिर आराध्या कब, कैसे और क्यों इस जटिल परिस्थिति में पहुंची? एंड आराध्या, यू विन द गेम। नाइस शॉट। ए नहीं ना, क्या कर रही हो तुम? थोड़ा एनर्जी रखो ना आराध्या, आई लाइक इट। लेकिन गेम है ना, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट करो। और देखो क्या है, ये बैकहैंड है ना, ये बैकहैंड को हम ये ऐसा पकड़ा हमने और ये हमने ये स्ट्रोक दिया, समझिए, ये स्ट्रोक दिया। नहीं ना, देखो तुम्हारा क्या होता है, तुम एनर्जी नहीं रखती, तुम्हें फोर्स होना चाहिए। हाँ, ये जो स्ट्रोक है ना, ये इस तरह से, ये ऐसे। ओके ठीक, आज प्रैक्टिस यही खत्म करते हैं, कल फिर मिलते प्रैक्टिस पे। चल आराध्या, आज पार्टी करते हैं। जाम से जाम टकरा के मैं अपनी हार और तू अपनी जीत सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, जाम से जाम टकराएंगे ना तो लीवर जाम हो जाएगा। फिटनेस पर ध्यान नहीं देना तुझे। आराध्या, क्या हुआ? हाँ जी बोलो। 5 बज रहे हैं और आराध्या अभी तक घर नहीं आई। अच्छा, तो आपके बेटे ने आराध्या की आपको सारी खबर दे दी? हाँ, तो भाई है तो फिक्र तो होगी ना उसको। और तुमने माँ के क्या किया, उल्टा उसको क्लब का मेंबर बनवा दिया और तब से पैर नहीं टिकते उसके घर पे। अरे भगवान ने इतनी टैलेंटेड बच्ची दी है तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, और ये रोक टोकना अच्छी बात नहीं है। तो अब कहाँ पे झंडे गाड़ रही है? देखो, लीवर की फिक्र होना तो ठीक है, लेकिन दिल का भी ख्याल रखना चाहिए। मौसम देखो यार कितना अच्छा है। ये लो। बस तल्ली नहीं होना, मुझे घर भी तो जाना है। ओ हेलो, हमें कौन सा शमशान जाना है? बारिश है, बियर है, तुझे और क्या चाहिए? चल अब आइए ना, तो अच्छे से एंजॉय करके जा। एंजॉय तो तब करूंगी ना जब कंट्रोल में रहूंगी। कंट्रोल? अरे मैं हूँ ना, मैं करता हूँ तुझे कंट्रोल। आजा। नहीं पीना यार, प्लीज। आजा। सुपर हीरो तो होगा नहीं जो ये छत से कूदने के जीन्स आ गए तेरे अंदर है। चिल कर यार, मैं तो बस ये कह रहा था कि ये रिस्की खेल बंद कर एंड हैव सम फन। चल देख। ओ हेलो, तू बड़ा ब्लश कर रही है, जानती है क्या उसे? जानती तो नहीं, पर लड़का जानने लायक है। अपने बॉयफ्रेंड के सामने फ्लर्ट कर रही है। आज तू पीने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, कल को जीने के लिए ब्लैकमेल किया तो तेरे साथ रिस्क बहुत है, समझा? कोई रिस्क नहीं है पापा, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे दूसरी लड़कियां जॉब ही नहीं करती। होटल में वेटर का काम करके बड़ा नाम रोशन कर रही मेरा, और रोज रात को 12-12 बजे तक घर आती है। देख मंजू, ये सब नहीं चलेगा। पापा, आप खुद तो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा नहीं पाते, अब क्या मैं खुद की पढ़ाई के लिए पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकती? बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे अनपढ़ छोड़ रखा है मैंने। बीए करवा दिया ना, अब इसके आगे ना तो पढ़ाई करेगी ना जॉब करेगी, समझी? ये लड़की मेरी नाक कटवाएगी एक दिन। हेलो पापा, आराध्या घर पे ही है। जैसे कल रात को आपने उसकी क्लास ली थी ना, बस वैसा ही करो उसके साथ, लाइन पे आ जाएगी। अब वो चाहे कुछ भी कर ले, मुझे उस सनकी से बात ही नहीं करनी है। बाय द वे, ये कहीं उस करण का जादू तो नहीं जो तूने अभिनव से तुरंत ब्रेकअप कर लिया? हाँ, खींच मत यार, मुझे बस अपने गेम पे फोकस करना है। ओह चैंपियन। अच्छा सुन, आज पार्टी में तो आ रही है ना? नहीं यार, घर में पापा ने डिटेन कर रखा है और भाई मेरे पे पहरा दे रहा है, कैसे आऊंगी? वाह क्या बात है। भाई द वे, तू आराध्या ही है ना? क्योंकि वो तो शायद पार्टी में नहीं आने वाली थी। मम्मी ने अलाउ कर दिया। मम्मी ने किस चीज के लिए अलाउ किया? जागरण के लिए, पार्टी के लिए? तेरे कपड़े तो देख। क्यों, क्या हुआ? आराध्या, बहुत सुंदर लग रही हो। अब मैं क्या कह रहा था, मुझे तुमसे कुछ। आराध्या, सॉरी
संध्या। आराध्या। संध्या पे तो हम मिले थे। करण, राइट? राइट। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तुम्हारा। वैसे क्या हुआ आज, चोर पुलिस खेल रहे हो क्या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? अभिनव मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज जस्ट अ फ्रेंड। ओके। क्या बात है बेटा, कल से तुम बड़ी गुमसुम लग रही है। माँ वो कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ज्यादातर रेप विक्टिम्स अपनी तकलीफ अपनों से भी नहीं बता पाते, पर ऐसे मामलों में विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट एविडेंस होती है और एफआईआर में की गई देरी इस एविडेंस को मिटा सकती है। आराध्या ने अपने परिवार को भी ये बात 3 दिनों बाद बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शराब, पार्टी और लड़के, इसके अलावा कुछ सोचता है तुझे? ये तो होना ही था तेरे साथ। बस कर अंश, इसका रो रो करके पहले ही बुरा हाल है और तू है कि इसको कोसे ही चला जा रहा है। तो तू क्या कर रही है सुहासिनी? अभी भी अंश को रोक रही है तू। बड़ा बोल रही थी ना, बड़ी टैलेंटेड लड़की पैदा की है। अरे हमारी इज्जत खराब करने के लिए पैदा हुई है ये। अब कुछ बोलेगी? कौन था वो, क्या नाम था उसका? कुछ बोलेगी? पापा नाम क्या? इसको तो उसकी शक्ल तक याद नहीं है। क्या? हाँ, नशे में टूल थी। मुझे तो लगता है दारू के साथ ड्रग्स भी लेना चालू कर दिया इसने। ड्रग्स नहीं लिया था मैंने, बस थोड़ी सी बियर पी ली थी। ऐसे बोल रही जैसे बहुत महान काम किया इसने। हाँ मैंने गलती की पापा, पर उसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मेरा रेप कर देगा। 3 दिन से इसीलिए चुप थी कि मुझे पता था आप मुझे गलत समझोगे, और जिसने गलत किया है उसे कोई भी नहीं कोस रहा है। अरे तो कोसने के लिए कोई होना चाहिए ना। अब वो जो भी है उसे पुलिस ढूंढेगी। हाँ हाँ, तू तो बड़ी मिनिस्टर की बेटी है, पुलिस तेरे इशारे पे काम करेगी। क्या बोलेगी पुलिस को तू? तुझे उसका नाम, उसकी शक्ल कुछ तो याद नहीं है, तो चुपचाप घर पे बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा रेप हुआ, किसने किया? पर वो कुछ याद नहीं आ रहा कौन था, पर मतलब तुम कह रही हो कि तुम्हारा रेप हुआ और तुम्हें नहीं मालूम किसने किया? सर दरअसल उस दिन ये होश में नहीं थी। सर एक्चुअली उस दिन मैं एक पार्टी में गई थी और मैंने वहाँ थोड़ी सी बियर पी ली थी, पर इतना नशा मुझे पहले कभी भी नहीं हुआ था जितना उस रात को हुआ मुझे। मतलब ये सब पार्टी में हुआ? नहीं सर, पार्टी में नहीं हुआ। मुझे याद है अच्छे से कि पार्टी के बाद घर जा रही थी और मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, बहुत सर दुख रहा था और फिर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, और फिर अचानक से मैं वहीं पे बेहोश हो गई। और जब मुझे हल्का सा होश आया और फिर अचानक
पता नहीं मैं कैसे उसी रोड पे पहुंच गई जहाँ पे मैं बेहोश हुई थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक टैक्सी दिखी और मैं टैक्सी लेके घर चली गई। कब हुआ है सब? 4 दिन पहले। मतलब तुम्हारा रेप हुआ आराध्या और तुम्हें यहाँ आने में 4 दिन लग गए? सर मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं कैसे आपको ये सब बताऊंगी। मतलब तुम कंफ्यूज थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि होश आने और होश जाने के बीच में जो तुम्हारा रेप हुआ जो तुम बता रही हो ये सब वाकई में एक सपना हो? नहीं सर, मेरा ये कोई सपना नहीं था, मेरा सच में रेप हुआ है। अरे तो मान लेते हैं रेप हुआ है, पर रिपोर्ट बताओ किसके खिलाफ लिखूं, बोलो। देख लिया ना पुलिस के पास जाके? मैंने पहले ही बोला था वो लोग कंप्लेंट तक नहीं लिखेंगे तुम्हारी। उन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखी पापा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ क्राइम नहीं हुआ है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तेरा रेप ही ना हुआ हो। बस बस कर, चुप हो जा। अंश और तेरे पापा कुछ भी बोले, लेकिन मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगी। लेकिन बेटा तुझे याद करना होगा कि वो कौन था। ध्यान से सोच, शायद तुझे उसकी शक्ल याद आ जाए। अच्छा ये याद कर कि तू उस दिन उस सड़क से उस कमरे तक कैसे पहुंची। तू खुद से गई थी या तुझे कोई जबरदस्ती लेकर के गया था? ओके ठीक है, बाय। आई बैठी, आ जाओ बेटा, बैठ। सर जब से ये सब हुआ है तब से ये बहुत सदमे में है। मैं समझ सकता हूं बेटा, डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है हमें ठीक से बताओ। पानी, आराम से, डरने की जरूरत नहीं। क्या बोल रही है? सॉरी सर, ये बहुत डिस्टर्ब है जब से ये सब कुछ हुआ है। परफ्यूम लगाया जो उसने लगा के आया था। परफ्यूम? आपकी बेटी का दिमाग तो सही है ना? क्या बोल रही है ये? दिमाग तो तुमने खराब किया मेरा। आराध्या कह रही थी कि उसे उस आदमी का चेहरा तक भी याद नहीं है जिसने उसके साथ बलात्कार किया था, और अब परफ्यूम की स्मेल की दलील देकर एक एसएसपी पर गंभीर आरोप लगा रही थी। क्या यह आराध्या का कोई भ्रम था या फिर उसके आरोपों में वाकई कोई सच्चाई थी? लेकिन उसके आरोपों ने पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि ये बातें न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस और अखबारों की सुर्खियां बन चुकी थी। इन आरोपों से पुलिस डिपार्टमेंट की काफी बदनामी हो रही थी। इसके बाद एसएसपी अजीत सिंह ने अपने पद से खुद ही इस्तीफा दे दिया और अपने ही खिलाफ जांच का समर्थन करने लगे। मेरी 30 साल की सर्विस में मैंने खुद ने 30 से ज्यादा रेप केसेस सॉल्व किए हैं। मैं चाहता हूं कि इस केस की पूरी इंक्वायरी हो। मुझे लगता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और जहां तक उस लड़की का सवाल है, या तो वो किसी के बहकावे में आकर मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सर, ये अजीत सिंह तो बहुत काबिल ऑफिसर है। तुम कैसे जानते हो अजीत सिंह को? दरअसल 5 साल पहले जब मैं आदिल सर के साथ काम कर रहा था, उस वक्त इनसे मुलाकात हुई थी, और सर तब इन्होंने एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया था, और अभी खुद रेप केस में फंसे हुए हैं। स्ट्रेंज। उस दिन तो तुम्हें किसी आदमी का चेहरा भी याद नहीं था, और आज तुम कह रही हो कि अजीत सर के परफ्यूम की स्मेल रेपिस्ट के परफ्यूम की स्मेल से मिलती है। पर एक जैसा परफ्यूम तो कई लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इन बातों से तुम्हारे दिमागी हालत पर सवाल उठेगा कि नहीं?
देखिए, अगर मैं आपको पागल लग रही हूँ तो मेडिकली प्रूफ करके दिखाइए। पहले मेडिकली ये तो प्रूव हो जाने दीजिए कि तुम्हारा रेप हुआ है। तो आप मुझे झूठा साबित कर रहे हैं? झूठ और सच तो सबूत साबित करेंगे। अब आते हैं तुम्हारी स्टेटमेंट पे। उस सुबह जहाँ तुम ऑटो का वेट कर रही थी वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है, तो किसी बात का कोई प्रूफ नहीं है, और तुम्हें याद नहीं है कि तुम उसके बाद गई कहाँ। लेकिन सर मुझे ये तो याद आ गया है ना कि उस दिन एक ब्लैक कार आई थी और उस कार में कोई था जो मुझे लिफ्ट के लिए पूछ रहा था। वो कार से उतरा और मुझे अपने साथ लेकर गया और मुझे पता भी नहीं चला। अब तुम ये कहोगी कि उस ब्लैक कार में अजीत सर थे? नहीं, वो आदमी कोई और था। मतलब कार में तुम्हें कोई और लेके गया और तुमने रेप का इल्जाम अजीत सर पे लगाया? क्योंकि उस दिन कमरे में अजीत सिंह ही था और वो कार में कोई और था, और वो कार वाला ही मुझे बेहोशी की हालत में उस कमरे तक लेकर गया और शायद वापस मुझे वहीं छोड़ दिया। पहले तो तुम्हें एक आदमी भी याद नहीं आ रहा था, अब दो याद आ रहे। तुम्हारा रेप एक आदमी ने किया है, दो ने? एक ने। और वो एक आदमी अजीत सिंह है जो उस दिन उस कमरे में था। कहाँ था वो कमरा? कौन सा होटल, कौन सा लॉज? कुछ कह नहीं सकती। उस दिन तुमने बताया था कि तुमने बियर पी रखी थी। ऐसे कितनी बियर पी थी कि जो तुम्हें होश नहीं था? शायद 2। और यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि 2 बियर में मुझे इतना नशा कैसे हो सकता है। मतलब कोई और था वहां जिसने तुम्हारी बियर में नशीली दवाई मिलाई? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि मेरी बियर में नशे की गोली किसी ने पार्टी में ही मिलाई थी। अगर ऐसा था तो पॉसिबल है कि वो शख्स जिसने तुम्हारा रेप किया है उसी पार्टी में मौजूद था। आराध्या अपने गुनहगारों के बारे में कितना जानती थी ये अब भी साफ नहीं था, लेकिन उस पार्टी वाली रात की आराध्या से जुड़ी एक एक एक्टिविटी का पता किया जा रहा था। जैसे वो उस पार्टी में किस ऑटो से गई थी, किस टैक्सी से वो अगली सुबह अपने घर पहुंची थी, और इनके बीच में वो काली कार किसकी थी जिसने उसे लिफ्ट दी थी, वो कमरा कहाँ था जहाँ उसके साथ बलात्कार किया गया था। हाँ सर, उस रात मैं पार्टी में मौजूद था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तब आराध्या वहीं पे थी। वो नैना और अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स कर रही थी। उसके बाद क्या हुआ कुछ नहीं पता मुझे। सर आराध्या तो पार्टी में भी नहीं आने वाली थी। क्यों? सर एक्चुअली आराध्या के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, वो उसे कहीं नहीं जाने देते, लेकिन उसकी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, तो उसकी मम्मी ने उसे बाद में अलाउ कर दिया था। ये आराध्या पार्टी में से तुमसे पहले चली गई थी या बाद में? सर वो पहले ही चली गई थी, लेकिन हाँ सर मैंने बाद में अभिनव को उसके पीछे जाते हुए देखा था। ये अभिनव कौन है? सर अभिनव आराध्या का बॉयफ्रेंड है। हाँ सर, उसने मुझसे ब्रेकअप किया था, लेकिन सर उसने मुझ पर कोई भी रेप एलिगेशंस नहीं लगाए। लेकिन तू उसके पीछे तो गया था, शायद किसी को देखा उसके पीछे? सर मैं उसके पीछे गया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे बात करता मेरे दोस्तों ने मुझे रोक लिया। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। और आराध्या से तो मैं मिला तक नहीं था सर, वो पूरे पार्टी में करण के साथ ही थी। करण? सर मैं उस रात सिर्फ दूसरी बार मिला था आराध्या से सर। हाँ लेकिन सर मुझे ऐसा फील हो रहा था सर वो अपने बॉयफ्रेंड अभिनव को जलाने के लिए बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी सर, लेकिन सर मैंने उसे साफ क्लियर कर दिया था कि मैं अभी किसी और के साथ हूँ सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर उस टैक्सी वाले का पता चल गया जिसने उस सुबह आराध्या को घर पे छोड़ा था। हाँ साहब, उस सुबह मैंने इस लड़की को एमजी क्रॉसिंग रोड से इसके घर सुंदर नगर छोड़ा था। ये लड़की कह रही है इसके साथ रेप हुआ था। उस दिन जहाँ से इसने तुम्हारी टैक्सी हायर की थी ये फुटपाथ पे बेहोश पड़ी थी, तुमने देखा था इसे बेहोशी की हालत में? नहीं साहब, मैं तो खुद अपनी टैक्सी में सो रहा था, इसने खुद मुझे जगा के मेरी टैक्सी हायर की। उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ साहब वो तो मुझे नहीं मालूम। क्या रंग है तेरी टैक्सी का? साहब सफ़ेद है। याद आया मम्मी, उस घर का मेन गेट का कलर ब्लू था जहाँ पे मुझे वो ब्लैक कार लेके गई थी। ब्लू कलर? पर बेटा पुलिस ने कंफर्म किया है अजीत सिंह के बंगलों का मेन गेट ब्लू कलर का नहीं है। लेकिन मेरा रेप उसी ने किया है मम्मी, और जिस गेट का गेट ब्लू था अजीत सिंह मौजूद था वहाँ पे। अच्छा ठीक है,
तू ये याद करने की कोशिश कर कि उस ब्लैक कार में कौन आदमी था। याद आया कौन था ब्लैक कार में? आराध्या, अब तुम कभी प्रूव नहीं कर पाओगी कि अजीत जी ने तुम्हारा रेप किया। मतलब अब आप वो कर रहे हैं जो वो आपसे करवा रहे हैं। अब तुम मुझे समझाओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सर नाराज मत होइए, बच्ची है, नादानी में बोल गई। नादान बहुत पहुंची हुई चीज है ये। टेबल टेनिस कंपटीशन में नॉमिनेशन के लिए आराध्या की सिफारिश लेकर तुम गई थी अजीत जी के पास, क्योंकि वो तुम्हारे फ्रेंड की जान पहचान के हैं। सुहासिनी जी, मैं ऐसी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। आपकी बेटी को क्लब में फ्री ट्रेनिंग दिलाने के लिए मैंने सिफारिश कर दी थी, लेकिन वो कंपटीशन में सिलेक्ट होगी या नहीं ये सिर्फ उसका गेम डिसाइड कर सकता है, मैं नहीं। बात नहीं बनी तो बदनाम करने की कोशिश की। सर क्या कह रहे हैं आप सर? उस रात आप अपनी बेटी को पार्टी में नहीं भेजना चाहते थे ना? जी सर, लेकिन तुम्हारी बीवी ने भेजा जबरदस्ती, क्योंकि नहीं भेजती तो ये खेल कैसे रचती? खेल तो मेरी बेटी की जिंदगी के साथ हुआ है सर। आपको पता है उस दिन वो काली कार में कौन आया था, कौन इसको लेकर के गया था? करण सिंह, अजीत सिंह का बेटा। लिफ्ट चाहिए क्या तुम्हें? तो अपनी दलील को पुख्ता करने के लिए अजीत जी के बेटे को फ्रेम कर रही हो तुम। कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी कहानी। मतलब मेरा रेप आपको अब कहानी लग रही है? बहुत कहानी है तुम्हारे पास। मेडिकली प्रूव हो चुका है कि तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, और सेक्सुअली एक्टिव तो तुम पहले से थी ना। क्या कह रहे हैं सर आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं? पूछो अपनी बेटी से, अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिनव के साथ इसके फिजिकल रिलेशन थे या नहीं? सच क्यों नहीं बोल रही? हाँ, बन गए थे अभिनव के साथ मेरे रिलेशन, लेकिन 19 मार्च की सुबह मेरा रेप हुआ था और अजीत सिंह ने ही मेरे... वो उस दिन इंदौर में थे ही नहीं। मैं वहां नहीं था जहां उस लड़की का रेप हुआ, बल्कि मैं यहाँ से 300 किलोमीटर दूर भोपाल के नुसरतगंज में था। एक शादी अटेंड कर रहा था, मेरी भतीजी की शादी की फोटोग्राफ है, इसमें मैं ठीक से नजर आ रहा हूँ, देखो। कि अपने एलिगेशन वापस लो, तो इस केस में उल्टे बुरी तरह फंस जाओगे। कहाँ गायब था कल से? वो पापा, तेरी ये आवारागर्दी बंद कर दे। अगर तेरे खिलाफ कुछ भी साबित हुआ ना, तो सबसे पहले मैं तुझे अंदर करवाऊंगा। तुम लोग ओवररिएक्ट कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि कोई... आराध्या, आराध्या, आराध्या की मौत हो गई थी और जल्द ही मीडिया इस मामले को आत्महत्या का रंग भी देने लगी। मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं थी, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसको तो हाइट का फोबिया था, ऊंचाई से नीचे देखते ही उसको चक्कर आने लगते थे, तो फिर वो खुद कूद कर अपनी जान कैसे दे सकती है? उसको जरूर किसी ने धक्का दिया था, उसकी हत्या हुई है। मैं इस केस में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच की मांग करती हूँ। आराध्या की मां द्वारा की गई मांग को मीडिया ने इतना बढ़ावा दिया कि आखिरकार ये मांग स्वीकार कर ली गई और ये केस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। आप लोगों का कहना है कि आराध्या को ऊंचाई से डर लगता था, इसके बावजूद वो टेरेस पर अकेले गई। क्यों गई होगी वो टेरेस पर? सर ऐसे ही गई थी, लेकिन कभी भी वो मुंडेर के पास नहीं जाती थी। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम सब लोग यहाँ नीचे थे, और तभी अचानक से आराध्या की चीखने की आवाज सुनी और जाकर के देखा तो सर अगर आराध्या खुद कूदी होती तो फिर वो चीखती क्यों? उसको जरूर किसी ने धक्का दिया था। पक्का उस अजीत सिंह और उसके बेटे का ही हाथ है इसमें। आप लोगों के कहने का मतलब है कि एसएसपी अजीत सिंह और उनके बेटे करण ने किसी को आपके टेरेस पर भेजा, उसने आराध्या को धक्का दिया। लेकिन आप लोगों के घर पर होते हुए आपके टेरेस पर कौन आ सकता है? सर लड़की की लाश वहां मिली थी।
अगर कोई बाहरी आदमी इस छत पे आया है तो पड़ोस की किसी छत से ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए सीढ़ियाँ घर के अंदर से ही आती हैं और आस पड़ोस की किसी छत पे सीसीटीवी मिलना तो पॉसिबल नहीं है। सुमित साहब, आसपास पता करो, वारदात के दिन कोई सस्पिशियस शख्स देखा गया था क्या? साहब, मनीष, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि आराध्या का रेप और मर्डर केस क्या दोनों आपस में कनेक्टेड है या फिर दोनों केसेस अलग अलग हैं? लेकिन सर, इस केस की इन्वेस्टिगेटिव टीम का तो यही मानना है कि आराध्या का रेप ही नहीं हुआ और मेडिकल रिपोर्ट से भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट से तो तब कंफर्म होता ना जब रेप के तुरंत बाद उन्होंने आराध्या का मेडिकल करवाया होता। उन्होंने रिपोर्ट ही 4 दिन के बाद फाइल करवाई थी। सर, आराध्या ने 3 दिन तक तो हमें भी कुछ नहीं बताया था। और 4 दिन तक आराध्या को रेपिस्ट का चेहरा ही याद नहीं था। 7 दिन के बाद उसने एसएसपी अजीत सिंह पर एलिगेशन लगाए और कहीं 10वें दिन जाकर आराध्या को याद आया कि उस ब्लैक कार में अजीत सिंह का बेटा करण था। ठीक हो तुम? सर, आराध्या को जैसे जैसे जो कुछ भी याद आता जा रहा था वो हमें बताती जा रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी झूठ बोल रही थी, लेकिन पुलिस ने हमारी किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया। हाँ सर, अजीत सिंह ने घर पे आके मुझे धमकी दी। मैं कोई टेढ़ा तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, जरूर जाइए, लेकिन कोर्ट का फैसला आप पे भारी पड़ेगा। मेरे बॉस से बोल के मुझे जॉब से निकलवा दिया, उसके बाद मेरी वाइफ और बेटी के पीछे गुंडे लगवा दी। 2 दिन में अगर कंप्लेन वापस नहीं ली ना तो अंजाम बुरा होगा, समझे? कौन आदमी थे वो? पता नहीं, बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आए थे और दोनों ने हेलमेट भी लगा रखा। हमने पुलिस को इस बात की जानकारी दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सर, आराध्या की फैमिली भले ही लगातार अजीत सिंह और उसके बेटे पर एलिगेशन लगा रही है, लेकिन अजीत की अलाबाई उसके खिलाफ नहीं जाती। ये देखिए सर, 19 मार्च को अजीत सिंह भोपाल में शादी में शामिल हुआ था और ये बात सही है सर, मैंने कंफर्म किया है। और सर, ये एविडेंस अजीत जी के बयान को सपोर्ट करता है। मनीष, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अभी भी इस बात से इन्फ्लुएंस हो कि अजीत सिंह एक काबिल ऑफिसर थे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अगर सच में अजीत सिंह इस केस में इन्वॉल्व है तो अजीत सिंह जैसा काबिल ऑफिसर अगर इस तरह का कोई क्राइम करेगा तो वो इतनी सफाई से करेगा कि किसी का हाथ उसके कॉलर तक ना पहुंच पाए। हो सकता है ये जो अलीबाई के प्रूफ है ये अजीत सिंह के दाव पेच हो। लेकिन सर, अगर ये कोई दाव पेच है तो अजीत सिंह 19 मार्च के इस फोटो में क्यों दिख रहे हैं? वो वेडिंग पार्टी चली होगी 18 मार्च की रात से 19 मार्च की सुबह तक, और 19 मार्च की रात को 12 साढ़े 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आराध्या गायब थी। मनीष, ये भी तो हो सकता है उसी रात लेट नाइट अजीत सिंह भोपाल से इंदौर आ गया। लेकिन 19 तारीख की रात तक अजीत जी का फोन भोपाल में एक्टिव था, तो क्या ये भी कोई दावपेच का हिस्सा हो सकता है सर? ये दावपेच किसका है ये पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उस घर का पता लगाना होगा जिसके लिए आराध्या ने कहा था कि उसमें उसका रेप हुआ। आराध्या ने स्टेटमेंट दी थी कि उस घर का गेट नीले रंग का था, लेकिन पुलिस ने उस घर को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हमें ढूंढना है। श्योर सर। उस ब्लैक कार की क्या अपडेट है? एज पर द आराध्याज स्टेटमेंट अजीत सिंह के बेटे करण ने ब्लैक कार में ही उसको लिफ्ट दी। ठीक हो तुम? लेकिन आराध्या ने जहां से लिफ्ट ली थी उस जगह पे कोई सीसीटीवी नहीं है और रिकॉर्ड से भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है कि करण के पास कोई ब्लैक कलर की कार हो। ठीक है, शुरुआत अजीत सिंह के बेटे करण से ही करते हैं। बुलाओ करण को पूछताछ के लिए। सर, मैं उस रात पार्टी वेन्यू के बाहर आराध्या से मिला ही नहीं सर, और ना ही मेरे पास कोई ब्लैक कलर की कार है। सर, मैं खुद शॉक्ड हूं। पहले तो उसने मेरे पापा पे एलिगेशन लगाए और अब मुझे घसीट रही थी। अब तुम ये कहोगे कि उसने तुम्हारे पापा पर एलिगेशन इसलिए लगाए थे क्योंकि तुम्हारे पापा ने टेबल टेनिस कंपटीशन के लिए उसकी सिफारिश नहीं की थी। ऐसा पापा को लगता है। हो सकता है वजह कुछ और हो। क्या वजह हो? ऐसा कहना नहीं चाहिए लड़की के बारे में, पर वो मुझसे अट्रैक्टेड थी सर। वो फिजिकल होना चाहती थी मेरे से। लेकिन तुमने अपने एक बयान में कहा था कि तुम आराध्या से सिर्फ 2 ही बार मिले थे। हाँ सर, 2 ही बार मिला था और सर दूसरे बार ही मुझे ऐसा सिग्नल देने लगी सर। तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल हो या फिर मैं पसंद नहीं तुम्हें? एक मिनट सॉरी, आई कांट। मैंने उसे साफ मना कर दिया। हो सकता है उसकी ईगो हर्ट हुई थी सर।
आप खुद सोचो सर, अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं तब नहीं करता। ऊपर से उसने ऐसे कहा कि मैं उसे अपने पापा के पास ले गया। अजीत सिंह और उसका बेटा करण सिंह भले ही इस केस के प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन इस केस में अभी बहुत कुछ था जो सामने नहीं आया था। जैसे कि आराध्या की मौत के पीछे का राज क्या था, वो नीले गेट वाला घर अगर था तो कहां था, वो काली गाड़ी अगर करण की नहीं थी तो किसकी थी, और उस रात पार्टी में मौजूद लोगों से भी इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट अपने तरीके से पूछताछ कर रही थी। और उस टैक्सी वाले को भी फिर से तलब किया गया जिसने आराध्या को रेप के बाद उसे उसके घर छोड़ा था। हाँ साहब, मैं मानता हूँ उस सुबह मैं MG रोड क्रॉसिंग पे था, लेकिन मैं अपनी टैक्सी में सो रहा था और मैंने उस लड़की को तब देखा जब वो मेरी टैक्सी हायर करने आई। उस वक्त हालत कैसी थी उसकी? हालत तो ठीक नहीं थी साहब, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। अरे क्या हुआ मैडम? साहब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कौन से व्हील और कौन से कमरे की बात कर रही थी। ये टैक्सी वाला बोल रहा है कि आराध्या किसी व्हील और कमरे की बात कर रही थी। कहीं ये कमरा वही तो नहीं जिसमें आराध्या का रेप हुआ था? तो किसी व्हील का भी उस ब्लू गेट वाले घर से कनेक्शन है? ऐसा कोई घर मिला? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। हाँ, लेकिन आराध्या की दोस्त नैना ने एक नई स्टेटमेंट दी। सर, मैंने ये बात पहले भी पुलिस को बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो वही जानने में इंटरेस्टेड थे जो वो जानना चाहते थे। कब की बात है ये? क्या हुआ? मुझे लगा वो सुपर शादा भी यहीं खड़ा था और हमें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था। सर, तब तो हमने ये बात को इग्नोर कर लिया था, लेकिन आराध्या के रेप और मर्डर के बाद ऐसा लगा कि शायद इसका कुछ कनेक्शन हो। नाम क्या उस सुपर का? सर, शंकर, वो यही काम करता है। मैंने क्या किया सर? शंकर ने स्टेटमेंट दिया तेरे खिलाफ। स्टेटमेंट? कैसा स्टेटमेंट? कि सफाई के बहाने शंकर को तूने गर्ल्स लॉकर रूम के पास भेजा। पैसे दिए थे तूने शंकर को आराध्या का वीडियो निकालने के लिए। नहीं, शंकर झूठ बोले। शंकर झूठ बोले। कैसा वीडियो? वही वीडियो जो उसने तुझे भी सेंड किया था। उसकी मैसेज हिस्ट्री निकाली हमने और तेरी हिस्ट्री भी निकाली। इससे पहले भी कई लड़कियों ने कंप्लेन की थी ना तेरे खिलाफ। यकीन कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। आराध्या को लेकर तेरी बुरी नियत थी ना? मैंने शंकर को पैसे दिए थे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन आराध्या के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। इसी वीडियो के बल पे तू ब्लैकमेल कर रहा था ना आराध्या को? तू नहीं रेप किया ना आराध्या का? तेरे ही कहने पर आराध्या एसएसपी अजीत सिंह और उसके बेटे करण पर एलिगेशन लगा रही थी ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं किया सर, ये सुधाकर तो वहीं का वहीं अटका हुआ है। करण और अजीत से भी इसके ऐसे किसी इशू का पता नहीं चला है जिससे लगे कि सुधाकर की ब्लैकमेलिंग की वजह से आराध्या करण और अजीत पे एलिगेशंस लगा रही थी। मनीष, ये सिर्फ मेरी थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि अजीत सिंह और उनके बेटे करण को मैं शक के दायरे से बाहर कर रहा हूं। सर, एक थ्योरी मेरी भी है। अगर हम लोग ये मान लें कि आराध्या की संदिग्ध मौत और उसका रेप केस दोनों अलग अलग हैं, तो हम आराध्या की फैमिली को क्लीन चिट नहीं दे सकते। आराध्या का भाई और फादर तो चाहते ही नहीं था कि आराध्या केस फाइल करे। वो तो आराध्या ने फोर्स किया तो अंत में जाकर केस फाइल हुआ। और शायद इसीलिए आराध्या को छत से गिराकर मार दिया गया। सिर्फ इस थ्योरी के बेसिस पे हम इनको इंट्रोगेट नहीं कर सकते। देखो कुछ मिलता है क्या इनके खिलाफ? अब आराध्या के पिता और भाई शक के दायरे में थे और तभी एक नई जानकारी सामने आई। आराध्या का जिस दिन मर्डर हुआ था सर, उसके कुछ दिन पहले से ये आदमी आराध्या के घर के पास मंडरा रहा था। कौन है? आराध्या की फैमिली ने तो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, पर अपनी एक टीम इसकी पहचान पता करने में लगी हुई है। सर, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मेरे पास कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था। हेलो सर, वो फ़ोन एक लड़की का था। इस केस के बारे में कुछ जानती थी, मुझसे मिलना चाहती थी, पर केस तब तक आपको ट्रांसफ़र हो गया। सर, पीआई राजेश मौर्य ने जिस लड़के का नंबर दिया था, वो नंबर किसी मंजू नाम की लड़की का था। लेकिन कुछ दिन पहले मंजू की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। जी हाँ सर, और चौंकाने वाली बात यह है कि राजेश का ऐसा मानना था कि वो लड़की उन लोगों को जानती थी जिनके प्रेशर में
आराध्या ने अजीत पर रेप केस लगाए थे। अगर इंस्पेक्टर राजेश को ये बात पहले से पता थी तो उसने ये बात हमें बताने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मंजू हिट एंड रन केस नरेंद्र नगर थाने में आया था और जिस टेम्पो से मंजू का एक्सीडेंट हुआ था उस टेम्पो का भी अभी तक पता नहीं लगा पाए ये लोग। और सर वो लोग ऐसा मान रहे हैं कि मंजू जानबूझ के टेम्पो के आगे आई, क्योंकि मंजू के फादर ने स्टेटमेंट दिया था कि मंजू ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी। मंजू के फादर से मिलना पड़ेगा। हाँ साहब, ये सच है कि मेरी बेटी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन आपकी बेटी मंजू ने पहले आत्महत्या करने की कोशिश की ही क्यों थी? वो आदमी पापा, साहब मेरी बेटी ने बताया कि वो लोग उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे साहब। मुझे अपनी बेटी पे शक था पहले कि शायद उसका चक्कर उस गाड़ी वाले के साथ चल रहा है। कौन गाड़ी वाला? क्या वो गाड़ी ब्लैक कलर की थी? जी साहब। फिर साहब मैंने उस कार का पीछा किया जिस कार में मेरी बेटी थी, और वो कार एक कोठी में घुस गई। मैं कोठी में जाने की कोशिश की, लेकिन साहब वॉचमैन ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कहाँ है वो कोठी? सब आराम नगर में है साहब। जिस कोठी की बात तुम कर रहे हो, ब्लैक कलर की कार जिस कोठी में घुसी थी, उस कोठी का गेट नीले रंग का है। कलर चेंज कर दिया। कौन हो भाई? अरे गाड़ी में डालो इसको। अरे साहब मैंने क्या किया साहब? ये साहब मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, वो कौन से व्हील और कौन से कमरे की बात कर रही थी। किसका घर है ये? क्या होता है यहाँ पे? साहब का घर है। कौन से साहब का घर है ये? अब सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचा। बेनामी संपत्ति का वो घर जब्त हो चुका है और तुम्हारा वफादार खबरी मुकेश उठा लिया उसको हमने। मुकेश सब कुछ कबूल कर चुका है। क्या कबूल कर चुका है वो? यही कि मेरे कहने पर उसने उस लड़की को छत पे से फेंक कर मार डाला। हाँ, मैंने करवाया उस लड़की का मर्डर, क्योंकि उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरा 30 साल का बेदाग करियर खाक में मिला दिया था। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि मैंने उस लड़की का रेप किया? अजीत सिंह एक बहुत ही पावरफुल और पहुंच वाला ऑफिसर था, इसलिए आईडी के लिए यह बेहद जरूरी था कि वो उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए। आईडी की टीम ने क्राइम सीन की फोरेंसिक जांच करवाई और वहां उन्हें आराध्या, अजीत और कुसुम तीनों के ही डीएनए के ट्रेसेस मिले। और उस प्रॉपर्टी की डिटेल से यह भी पता चल गया कि वो बंगलो अजीत सिंह की ही एक बेनामी संपत्ति थी। तुम मुंह खोलेगा या फिर मैं मेरे तरीके से मुंह खुलवाऊं तेरे से? गर्मी मत दिखाओ जिंदल, गर्मी अच्छे अच्छे को खा जाती है, मुझे भी खा गई। औदा मिलते ही अंदर की सारी बुरी आदतें उबाल मारने लगती हैं। मुझे लड़की की आदत थी और मेरे बेटे को ड्रग्स की। मैंने कई बार कोशिश की कि उसकी ये आदत मैं छुड़वाऊं, लेकिन बाद में हम दोनों ने संधि कर ली। मैं उसकी आदतें पूरी करता था और वो मेरी जरूरत है। सर मंजू, मैंने उससे दोस्ती करी, उसे लगा मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने पापा के पास ले गया था। मंजू कमजोर थी, उसे मजबूर करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आराध्या नखरीली क्रीम थी। करुण को उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। सर वो पार्टी में आराध्या के बियर में मैंने ही नशे की गोली मिलाई थी सर। पार्टी के बाद जब आराध्या घर को निकली तो मैं उसके पीछे गया। मैंने देखा सर वो ऑलमोस्ट बेहोश से पड़ी थी रास्ते में। मैं उसे लिफ्ट दी और पापा के पास ले गए।
तुझे लगा कि आराध्या तुझे कभी पहचान नहीं पाएगी, लेकिन आराध्या ने तुझे पहचान लिया, वर्दी उतरवा दी तेरी, और ये बात तेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई मुझसे बर्दाश्त। और ये बात भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरा ही डिपार्टमेंट मेरे पीछे हाथ धो करके पड़ा था। और वो खबरी मुकेश, मेरा पुराना वफादार, और उसने मेरे कहने पर आराध्या को खत्म कर दिया। मंजू को भी तूने मरवाया ना? मंजू सर पे चढ़ने लगी थी। आराध्या की हिम्मत देखकर उसे भी हिम्मत आने लगी थी। उसने इंस्पेक्टर राजेश को फोन कर दिया। हेलो। ये बात मुझे पता चल गई और मौका देखते ही मैंने उसे भी। पुलिस रक्षक होती है, भक्षक नहीं। और एक बाप अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाता है, गलत रास्ते पर नहीं। तूने अपने बेटे को अपने निजी स्वार्थ के लिए गलत रास्ते पर लाया। आराध्या भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर आखिरकार उसे इंसाफ मिल गया। कहते हैं कि पावर अक्सर इंसान को करप्ट बना देती है, और जब अजीत सिंह जैसे पावरफुल पुलिस अधिकारी इस तरह के अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं तो समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। एक आम नागरिक का भरोसा डगमगा जाता है। जो सिस्टम उसके अधिकारों को ताकत देने के लिए बना हो, अगर वही सिस्टम उसे कमजोरी का एहसास दिलवाए तो समाज का स्वरूप डरावना हो जाएगा। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हमें भी अपनी सोच में, अपने ख्यालों में वो आजादी लानी होगी जो महिलाओं को एक दबाव मुक्त, एक अपराध मुक्त माहौल दे सके। लेकिन हमें उस सोच से भी बचना होगा जहां बेफिक्री की आदत हमें तमाम फिक्रों में जकड़ लेती है, जैसा कि आराध्या के साथ हुआ। जिंदगी शौक से जीना अच्छी बात है, लेकिन शौक पूरे करते वक्त इतने भी बेखौफ ना हो जाएं कि हमें अपने आसपास खतरे की दस्तक भी ना सुनाई दे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।